काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया। पहले तो वो बिल्कुल भी रिटन में वर्क नहीं करता था। अब धीरे-धीरे वो एबीसी लिखना शुरू हो गया, 1 टू 25 तक लिख लेता है। ए टू ज़ेड कंप्लीट कर लिया उसने। 2 मंथ के अंदर-अंदर वो ये सारी चीज़ें कवर कर चुका है। और कितनी एज कितनी बच्चे की? 3 एंड हाफ ईयर। और घर में बाकी एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट कर रहा है? पहले नहीं था, अब काफ़ी ज़्यादा मतलब हो चुका है। मेन प्रॉब्लम ये है कि उसकी स्पीच नहीं है, मतलब बातें नहीं करता था पहले। अब उसको पता है कि कोई चीज़ माँगनी है तो वो बोलता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। पहले वो ये चीज़ नहीं करता था। तो थेरेपी के बाद काफी बेटर हुआ। काफ़ी ज़्यादा। अभी तो सबसे ज्यादा शोर भी उसी बच्चे का सुनने को मिल रहा है, सारी हाँ। बातें भी सुनने को मिल रही है। वो कॉपी बहुत जल्दी करता है, बट वो अभी थोड़ा स्टे हो रहा है। अभी मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि 100% हो गया है, बट 30 to 40% वो चीज़ कवर कर चुका है 2 मंथ के अंदर आप अंदर। हॉस्पिटल और डॉक्टर के सर्विसेज से सेटिस्फाई हो? 100%। तो जो ऐसा आसपास कोई केस मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग बच्चा चेंज हो जाएगा। क्या आप गाइड करना चाहोगे कि उनको ये थेरेपी यूज करनी चाहिए, इससे बच्चे पे डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा इफेक्ट? देखो सर, थेरेपी 60 to 70% कवर करती है, बट पेरेंट्स का भी एफर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स घर पे ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो अपने बच्चे को कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ थेरेपी के भरोसे हैं, तो वो नहीं हो सकता। पेरेंट्स को भी फुल एफर्ट करना पड़ेगा। ਕਵਲਜੀਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਖਾਲੜਾ। ਜੀ ਮੈਮ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਪਲੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਵੋਮਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦੀ ਪਈ। ਵੋਮਟਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਲੀਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਕਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ। 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਮੈਮ ਨਿਸ਼ਤਾ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ 6 ਹਾਫ 6.5 ਸਾਲ ਦੀ। 6.5 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਚੇਂजेस ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਬੱਚੇ? 100 ਚੋਂ 80% ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਚੇਂजेस ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆ ਇਹ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਬੈਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 100 ਚੋਂ ਮਤਲਬ 90% ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ 100 ਚੋਂ 100 ਆ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ। क्या नाम है आपका? Yes, my name is Rohini Kapoor. जी मैम, तो क्या प्रॉब्लम थी बच्चे को जो आप यहाँ लेके आए थे? सर, बच्चे को एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेन थिंग इज दैट कि बच्चा बहुत कम बोल रहा था। कुछ बच्चे की लर्निंग जो उसकी स्टडीज थी वो मुझे नज़र आ रहा था कि वो स्टडीज में भी कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पा रहा। और बोलने का इशू तो मैं बोल ही रही हूँ आपको कि बोलने का इशू था, थोड़ा स्टडीज में प्रॉब्लम थी, थोड़ी बोलने में इशू था, और कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स थी सर उसके। कितने साल का बच्चे? मेरा अभी तो जेट नाउ सर 7 years का हो गया। ये शुरू से जन्म लेने से थी कि बाद में? नथिंग सर, जन्म लेने से कभी भी किसी पेरेंट्स को कभी भी नहीं समझ लगता कि जब बच्चा बर्थ ले रहा है तो उसको ये प्रॉब्लम है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आपको तब उसकी प्रॉब्लम समझ लगती है सर। जन्म लेने में सब बच्चे सेम नॉर्मल नजर आते हैं, जब जब बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी ग्रोथ हो रही है तब उसके बाद उसकी प्रॉब्लम समझ लगती है। कितनी एज में आपको पता लगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है? सर एज सच मैंने आपको पहले बोला है कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स स्पेशल। जब स्कूल जाना शुरू हुआ तब आपको पता लग गया? नहीं, उससे पहले इसका बोलने में थोड़ा सा इशू था, ये बोलता कम था। ये अपनी चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था। जैसे हम एक नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, ये नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं करता था, ये अपनी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करता था। बच्चे थोड़ी सी तोतली ज़बान में बोलते हैं या कुछ वर्ड्स? टोटली सर एक अलग चीज़ है ये, मतलब अपनी वो मैं क्या बोलूँ, वो
हमारी लैंग्वेज नहीं थी। अपनी लैंग्वेज ही बनाई थी बच्चे ने, अपनी लैंग्वेज। के अकॉर्डिंग। हाँ हाँ अभी जो ये स्पीच थेरेपी करवाई उसके अकॉर्डिंग बच्चे का अब कैसा चेंजेस कैसे हैं? सर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चेंजेस है बच्चे के अंदर। जब से मैं मैम निष्ठा मैम के पास आई हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चेंजेस उस पे नज़र आए। इसकी लर्निंग, इसकी बिहेवियर, सोशल मैनर्स, सोसाइटी मैनर्स, एवरीथिंग ड्रास्टिक चेंज आया बच्चे के अंदर। इसको कॉन्फिडेंस भी गेन हुआ बच्चे का? कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गेन हुआ है इसका। स्टेज कॉन्फिडेंस, अब कहीं भी जाता है तो मेरे को ये नहीं कभी फील होता कि मेरा बच्चा शाया। इसने सबके साथ अपने आप बातें कर लेनी, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इसने अपने आप सबके साथ बातें कर लेनी। ये नहीं किसी को देख के तो ये साइड पे चला जाता है। इसको पता है आप एथिक मैनर्स हैं, जब भी कोई आता है तो मुझे फीट टच करना है या गुड मैनर्स, सब कुछ ये प्रॉपर डिसिप्लिन वे से क्या करे। आप मानते हो ये एक लैक ऑफ हैबिट मानी जाती है बच्चों में, जैसे कि हम टाइम रहते दूर दूर कर सकते हैं? या सर, इसके लिए हमें एक हमारा स्कूल तो पार्ट है ही है। हर बार हम लोग ये बोलते हैं कि ये बच्चा ऐसे कर रहा है, ये कौन से स्कूल में पढ़ता है। सबसे पहले हम लोग स्कूल के ऊपर ब्लेम ना करके हमें फैमिलीज के ऊपर करना चाहिए कि आप बच्चा ज्यादातर अपनी फैमिलीज के साथ रहता है, उनका बिहेवियर कैसा अपने बच्चों के लिए, देन बच्चा स्कूल जाता है उसका मैटर करता है। बट ये सब फैमिली बिहेवियर, हमें फैमिली में अपने अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे कि बच्चा ये एथिक मैनर सीखे। पेरेंट्स को और बड़ों को थोड़ा सा इन चीजों की तरफ क्या देखना। आपको लगता है बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी सीखने को मिलता है? या सर, आप मानोगे, माय चाइल्ड इज नाउ इन फर्स्ट क्लास, तो मुझे लगता है मैं इसके साथ और कुछ सीख रही हूँ। मेरे कंसेप्ट अब ज्यादा क्लियर हो रहे हैं इसके साथ। तो अब क्या आपको ग्रोथ नजर आ रही है? सर, बच्चे में तो सर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस है। यानी जैसा नाम देवकी वैसा काम हो रहा है? या श्योर मैम, श्योर सर। ऐसा स्टाफ कैसा है यहाँ पे डॉक्टर? स्टाफ सर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है। आप मानोगे सर, इसको जैसे स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी, मैं मैम के पास फुल बैग लेके मैम के पास एक एक घंटा काउंसलिंग के लिए बैठती थी कि मुझे इंग्लिश के इस पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे मैथ्स के इस पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है, और मैं मैम से एक एक चीज़ की काउंसलिंग लेके जाती थी और उसी चीज़ को मैं घर पे जाके अपने बच्चे के साथ उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स करती थी। गुड आफ्टरनून जी, आई एम डॉक्टर निष्ठा गुप्ता अर्नेजा। मैं चीफ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ देवकी न्यूरो साइकाइट्री हॉस्पिटल में। आज हमारे हॉस्पिटल में इवेंट हुआ जिसका नाम था छोटी आवाज़ बड़ी बात। छोटी आवाज़ क्योंकि ये बच्चों की मेंटल हेल्थ पे फोकस्ड है, और बड़ी बात क्योंकि हम ये समझते हैं कि हर बच्चे की आवाज़ एक बड़ी बात डिलीवर करती है। उसमें डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ पेरेंटिंग, ADHD, ऑटिज्म, स्पीच थेरेपी अवेयरनेस और बच्चों की डेवलपमेंट स्किल्स के ऊपर हमने आज बात की और पेरेंट्स को उस चीज के बारे में बताया। तो कैसी प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है बच्चों में, खासतौर पे आप शुरू से ट्रीट कर रहे हैं? देखो, आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम्स दो चीजें जो सबसे बड़ी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबके बच्चे फेस करते हैं, स्क्रीन बच्चों के पास है, सबको पता है स्क्रीन बच्चों को नहीं देनी चाहिए, बट वो ली नहीं जाती। दूसरी जो टेम्पर टैंट्रम्स, गुस्सा बच्चों में आता है, वो प्रॉब्लम्स। कुछ और प्रॉब्लम्स जैसे अग्रेशन की प्रॉब्लम। एकेडमिकली कुछ बच्चे वीक होते हैं, मार्क्स नहीं आ पाते, घर पे पढ़ाते हैं तो आंसर आता है, स्कूल में पढ़ाते हैं या ट्यूशन में मार्क्स नहीं आ पाते। उसके अलावा घर में क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए, डाइट बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, डिफरेंट फैमिली मेंबर्स का पेरेंटिंग में क्या रोल है, ये सारी बातें एक पूरे कंप्लीट सेशन में हमने डिस्कस किया आज। ज्यादा अफेक्टेड होता है बच्चा जहाँ खास कर? सबसे ज्यादा देखिए ADHD और ऑटिज्म, जिसको हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं, वो 0 to 7 ईयर्स के बच्चों में सबसे कॉमनली देखा जाता है। 7 से 14 साल के बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स जो प्यूबर्टी एंड एज रिलेटेड आती हैं, अग्रेशन, स्क्रीन, बाउंड्री सेट करना और फ्यूचर के बारे में सोचना, ये प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा देखी जा रही है। बर्थ से शुरू होता है कि बाद में पता लगता है इसके बारे में? पहले 1 साल के अंदर अंदर बच्चों के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं कि बच्चे ने किस एज पे अपनी गर्दन संभाली, किस एज पे बेड पे रोल किया, किस एज पे बैठना शुरू हुआ, चलना शुरू हुआ। अगर हमें पता हो कि क्या सही एज के हिसाब से सही चल रहा है तो हम इसको 1 साल से भी पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। बट कुछ पेरेंट्स आजकल, जैसे बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो देखते हैं कि इसकी उम्र के बच्चे बोल रहे हैं, यही नहीं बोल रहा, या स्कूल में सिर्फ इसी की कंप्लेन आ रही है, ये बाकी बच्चों को मार रहा है, मैं मदर हूं मुझे मार रहा है, बाइट कर रहा है। तो ये सारी कुछ पेरेंट्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है या बाहर जाना शुरू होता है तो फिर एड्रेस करते हैं और उनको पता लगता है कि हाँ, कुछ इस बच्चे में प्रॉब्लम है। तो देवकी जैसा नाम है, अगर बच्चा आता है तो क्या ग्रोथ कितनी देर में ग्रोथ करता है, या रिकवरी हम कर दें? क्या एक बच्चा अगर ऐसा प्रॉब्लम में आता है कितनी देर में रिकवरी कर सकता है?
देखो, हम देवकी में एक प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करते हैं। मेरे खुद का बच्चा है, मैं नहीं चाहूंगी कि पहले ही दिन बच्चा आया उसको लेबल कर दिया जाए कि इसको ये चीज है, वो टैग लटका के अपना पूरा लाइफ लॉन्ग घूमता रहे कि मुझे एडीएचडी है या ऑटिज्म है। हम पहले टाइम स्पेंड करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम क्यों है। मान लो बच्चे को स्पीच डिले है, तो हम पहले इस चीज पे फोकस करते हैं कि स्पीच डिले जैसे कि टाइफाइड में फीवर है, वैसे स्पीच डिले एक सिम्टम है। वो चीज क्यों है, पेरेंट्स को समझाना वो चीज क्यों है, उस चीज को ठीक करना और पेरेंट्स को उस चीज के ऊपर लाना और उनसे काम करवाना भी हमारे लिए उतना जरूरी है। अदरवाइज हम यहाँ पे स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले थेरेपी सब करते हैं एंड विद इन 1 and 2 months हमने बच्चों में बहुत आउटस्टैंडिंग चेंजेस देखे तो हैं। कैसे आपका पैनल काम करता है, एक साथ अगर पैनल हो आपका, और So- क्या क्या सर्विसेज है साथ में? सो हमारी टीम है जो हमारे पास स्पीच ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले थेरेपिस्ट हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, एडोलेसेंट एंड एडल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं। सो हम बच्चों की प्रॉब्लम के अलावा एडल्ट्स की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हर प्रॉब्लम डील करते हैं। 0 years to 80-90 years ऑफ एज तक हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको होलिस्टिक मेडिसिन प्लस साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलिंग, वो सारी चीजें यहाँ पे डील करते हैं। देवकी ने तो काम अपना कर दिया, आपकी टीम ने काम कर दिया, पैनल ने काम कर दिया, पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेवारी है? पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो देखो बच्चे के लिए पूरी लाइफ लॉन्ग 100% चलती ही है, बट कई बार पेरेंट बहुत अच्छा होता है, रास्ता नहीं पता होता। मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी है पर मुझे रास्ता ही नहीं पता, तो मैं उस रास्ते पे चलूंगी कैसे। तो हमारे पास आने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इलाज होगा या ट्रीटमेंट ही होगा। सही टाइप की पेरेंटिंग, क्या करना चाहिए एक एज पे, क्या नहीं करना चाहिए एक एज पे, ये पेरेंट्स को सिखाया जाता है। एंड पेरेंट्स प्ले एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड। डेली में बच्चे को डिपेंड करता है, बच्चे टू बच्चा। सबसे पहले हमारे लिए होता है कि बच्चे का सिटिंग स्पैन कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स आते हैं बच्चा बैठता ही नहीं है। सबसे पहले तो हम भी सिखाते हैं बैठना कैसे है। तो हर बच्चे को डेली 1 से 1.25 घंटा दिया जाता है यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, फादर और मदर वर्किंग होते हैं, और इससे पहले ये माना गया था कि बच्चे के साथ 24 घंटे होना बहुत जरूरी है बच्चे की सही डेवलपमेंट के लिए। हम यहाँ पे, जब मैं आपको बोल रही हूँ हम पेरेंट्स को सही टेक्निक सिखाते हैं, हम उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाते हैं कि 24 घंटे बच्चे के साथ होना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है जब आप बच्चे के साथ हो 100% उस बच्चे के साथ होना। एक छोटा सा एग्जाम्पल, हम बच्चे के साथ बैठे हैं पर हम अपना फोन चला रहे हैं, क्या हम एक्चुअली बच्चे के साथ बैठे हैं? नहीं। सो कुछ चेंजेस हैं। अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं, लाइफ बनानी है, बच्चा देख रहा है कि मेरे दोनों पेरेंट्स करियर ओरिएंटेड है, तो वो ये भी देख रहा है कि मुझे भी करियर के लिए काम करना है। स्पेशली जो लड़कियां हैं वो देख रही हैं मुझे करियर के लिए काम करना है। उस टाइम पे जितना टाइम दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा आप बच्चे को देते हैं, वो क्वालिटी टाइम बच्चे को देना बहुत जरूरी है। ठीक है। 0 to 7 तो बता दिया कि 0 to 7 में ज्यादा इफेक्टेड होता है, लेकिन जब अडल्ट होता है या आफ्टर 8th क्लास के, जब बच्चा फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसको लेकर भी डिप्रेशन होता है, कुछ होता है, वो क्या? जैसे कि हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एक हमारी हेल्थ का ही पार्ट है, हर किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो 0 to 7 तक के इश्यूज तो हमने डिस्कस किए। बाकी लोगों में, बाकी सारे एज ग्रुप्स में जो चीजें सबसे ज्यादा आजकल देखी जा रही हैं, हम जो देवकी में देखते हैं सबसे ज्यादा, वो है डिप्रेशन, एंजाइटी, सब्सटेंस अब्यूज जैसे कि नशे की प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा देखी जाती है। थोड़ी ओल्ड एज में मेमोरी प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। पैनिक अटैक्स, करियर को लेके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। सुसाइडल अटेम्प्ट्स, सेल्फ हार्म अटेम्प्ट्स, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो हम रोज की ओपीडी में देखते ही हैं। अडल्ट में कौन सी एज ज्यादा इफेक्टेड आपके पास, क्योंकि आपको तो ट्रीट करते हैं, आपको पता भी होगा। एडल्ट्स में सबसे ज्यादा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जिनके ऊपर लाइफ का प्रेशर है, 20 ईयर्स से लेके 40-42 ईयर्स तक की एज, सब्सटेंस, डिप्रेशन, एंजाइटी सबसे ज्यादा सफर करती है। एंड जो 80 ईयर्स प्लस हैं, 75-80 ईयर्स प्लस हैं, उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम मेमोरी लॉस की जो देखी जाती है। थैंक यू।